नमस्कार बच्चों। कल के तासिका को हमने ब्रिज कोर्स यानी कि सेतु अभ्यास में पहला दिन का अध्ययन किया है। इसमें आपको क्या क्या लिखना है और इसकी जानकारी मैंने आपको दी है। आज दूसरे दिन का जो अभ्यासक्रम है इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें क्या दिया है कि क्षेत्र, वाचन, कौशल्य, योग्यता, आरोह अरोह तथा विराम चिन्हों के साथ प्रकट वाचन, संबोधन, प्रकट वाचन, यानी कि यहाँ दूसरे दिन वाचन, प्रकट वाचन, विराम चिन्हों का उन्होंने अध्ययन के लिए दिया है। तो पहले देखते हैं अपेक्षित कौशल्य, यानी कि क्या क्या दिया है। इसमें दिए गए आशय का शाब्दिक और अंतर्निहित अध्ययन अर्थ श्रवण करते हुए शुद्ध उच्चारण, उचित बलघात, तान, अनुतान एवं गति सहित मुखर और मौन वाचन करते हैं। यानी कि वाचन करने के लिए यहाँ उन्होंने कहा है। इसके बाद हम नीचे देखते हैं, आओ पता करें। क्या पता करें? परिच्छेद का वाचन प्रभावपूर्ण तथा सुस्पष्ट उच्चारण के साथ करवाए। यानी कि जो परिच्छेद दिया है इसका वाचन आपको करना है। निम्नलिखित परिच्छेद का प्रकट वाचन करके स्वयं समझने के लिए कहे। यानी कि आपको खुद ही उसे वाचन करना है और इसमें जो अर्थ निकलता है उसे समझना है। तो देखते हैं कि क्या है। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों का दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। वह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। यानी कि यह पैराग्राफ आपको परिच्छेद पढ़ना है और इसमें जो अर्थ निकलता है इसका अध्ययन आपको खुद करना है। आओ सक्षम बने छात्रों का प्रकट वाचन के बारे में मार्गदर्शन करें। छात्रों को वाचन में शुद्ध उच्चार, उचित उतार चढ़ाव, हाव भाव, आरोह अरोह तथा विराम चिन्हों पर ध्यान देने कहे। यानी कि इसमें जो विराम चिन्ह दिए गए, पूर्ण विराम है, स्वल्प विराम है, योजक चिन्ह है, यह विराम चिन्ह दिए गए हैं परिच्छेद में, उसका जो भी अर्थ निकलता है, यानी कि जहाँ हमें ठहरना है वहाँ हमें ठहर कर उससे बाद हमें पढ़ना है, यह आपको करना है। तो इसके बाद क्या है कि छात्रों को वाचन में शुद्ध उच्चारण, उचित उतार चढ़ाव, हाव भाव, आरोह तथा विराम चिन्हों पर ध्यान देने के लिए कहे। यानी कि आप वाचन करते समय इस विराम चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। आओ अभ्यास करें। यानी कि अभ्यास क्या दिया है कि शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने के से
हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, ऐसे हजारों शब्दों जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए, जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी डैड कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करता है। यानी कि यहाँ यह 7वीं कक्षा का जो पाठ है, इसमें से उन्होंने लिया है। तो इसमें क्या दिया है कि छात्रों का गुट बनाकर प्रकट वाचन करवाए, यानी ग्रुप बनवाकर आपको यह वाचन करना है। ध्वनि मुद्रित किया हुआ प्रकट वाचन छात्रों को सुनाए, यानी कि मैंने जैसे आपको सुनाया वैसे ही आप मित्रों को सुना सकते हैं। इसके बाद क्या है कि अध्यापक आओ सृजन करें। अध्यापक द्वारा छात्रों को पाठ्यपुस्तक में से परिचित मासिक, बाल साहित्य आदि से परिचित का चयन करने के लिए कहना। म्हणजे यानी कि इसमें आप कौन सा भी मासिक ले, इसमें से कौन सा भी पाठ या जो परिच्छेद है वह पढ़े, ऐसा इसमें कहा है। प्रकट वाचन के आधार पर प्रश्न पूछना आप पूछ सकते हैं। कक्षा 7वीं के पाठ्यपुस्तक में से गद्य पाठों के परिच्छेद का प्रकट वाचन करना, यानी कि कक्षा 7वीं का जो पाठ्यपुस्तक है, यानी कि किताब है आपका, इसमें जो भी पाठ है आप उसमें से परिच्छेद प्रकट वाचन यानी कि वाचन कर सकते हैं। तो इसके बाद पूरक साहित्य, यानी कि क्या, हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पृष्ठ 102। तो इस वेबसाइट पर आपको अन्य इसकी जानकारी मिल सकती है। यहाँ यह दूसरा दिन यहाँ ख़त्म होता है। आपको यह पढ़कर इसके बारे में जो भी जानकारी है यह लिखनी है और आपके पास रखनी है। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।